आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इस टॉपिक में आप ये पाएंगे कि अगर एक कैपेसिटर हो, वह कैपेसिटर अगर चार्ज हो तो फिर वह अगर चार्ज कैपेसिटर एक यूजेटी के थ्रू डिस्चार्ज होता है तो फिर वहां पर एक सॉटूथ वेव जनरेट होता है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में जो है इस टॉपिक पे बात किया है, लेकिन उस वीडियो में हमने ये नहीं देखा था कि जो सॉटूथ वेव जनरेट होता है उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सॉटूथ वेव का जो है हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि कितना होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसके लिए जो सर्किट होता है वो किस तरह का होता है। तो ये रहा वो सर्किट। इस सर्किट में देखिए तो यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है जो कि है VBB, और यहां पर देखिए तो ये एक यूजेटी है जिसमें कि ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है ये है बेस 2, और यहां पर इसे कहा जाता है ये है बेस 1, और यहां पर ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है ये है एमीटर। यहां पर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, और यहां पर देखें तो एक रेजिस्टेंस है R1 जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और यहां पर एक कैपेसिटर C लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है ये इसी रेजिस्टेंस R1 के थ्रू जो है चार्ज होता है। यहां पर ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है इसके क्रॉस जो है हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे। सो इसी कैपेसिटर के क्रॉस जो है हम यहां पर आउटपुट वोल्टेज लेंगे, और इस आउटपुट वोल्टेज को जो है हम यहां पर प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो यहां पर ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं पर ये जो वर्टिकल एक्सिस आपको दिख रहा है ये VC को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये है पीक पॉइंट। तो यहां पर ये जो पीक पॉइंट होता है ये यूजेटी में क्या होता है इस पर जो है हमने एक वीडियो में चर्चा किया है। जिस वीडियो में हमने यूजेटी के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया है उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहां पर जो ये पीक पॉइंट का कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही यहां से इस बैटरी को जोड़ा जाएगा इस सर्किट में, होगा ये कि करंट यहां से कुछ ऐसे यहां पर फ्लो होगा, कुछ इस तरह से करंट का फ्लो होगा। तो यहां पर ये जो कैपेसिटर है ये इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू चार्ज होगा। तो यहां पर होगा ये कि यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसके इस प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और इस प्लेट पर जो है नीचे वाले प्लेट पर जो है नेगेटिव चार्ज आएंगे, कुछ इस तरह से। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहां पर ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है VC ये बढ़ेगा। अब ये जो वोल्टेज है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होता यह है कि शुरू में जब इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता है, मान लो कि कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो 0 है, तो अभी यहां पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करेगा वो काफी तेजी से फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही इस प्लेट पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पर कुछ निगेटिव चार्ज आएगा, वैसे ही यही पॉजिटिव चार्ज अब जो है अपोज करेगा। यहां से जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उसे ये अपोज करेगा, और इधर से ये नेगेटिव चार्ज भी इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा उसे अपोज करेगा। तो वो होता यह है कि अब जो चार्ज है वहां पर जो कैपेसिटर में जो चार्ज हो रहा है वो धीरे धीरे चार्ज होगा। मतलब कि अब यहां पे जो है चार्ज का जो फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा और नेगेटिव चार्ज का ये जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये अपोज कर रहा है। तो इसीलिए शुरू में कैपेसिटर तो तेजी से चार्ज होता है, लेकिन धीरे धीरे जो चार्ज होने का रेट है वो घटता चला जाता है। तो हमें जो आउटपुट में ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। सो यहां पर एक्सपोनेंशियली ये चार्ज होता है, तो हमें ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह से यहां पर ये कुछ ऐसे मिलता है। तो एक सिचुएशन आता है कि ये कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है पीक पॉइंट वोल्टेज तक। यहां पर ये जो यूजेटी होता है इसका एक पीक पॉइंट वोल्टेज होता है। जैसे ही ये पीक पॉइंट वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, ये जो VC है ये दैट मीन इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है ये जैसे ही पीक पॉइंट वोल्टेज तक पहुंचेगा, वैसे ही यहां पर ये जो यूजेटी है ये ऑन स्टेट में आ जाता है। दैट मीन करंट का जो फ्लो है वो यहां से कुछ ऐसा फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वैसे ही ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और ये जो डिस्चार्ज होता है ये बहुत तेजी से डिस्चार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इस यूजेटी में आप ये पाएंगे कि यहां पर एक रेजिस्टेंस होता है, और जब ये यूजेटी कंडक्ट करता है तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस होता है ये घट जाता है। तो इसीलिए ये कैपेसिटर काफी तेजी से डिस्चार्ज होता है।
तो यहां से जो है ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर यहां से डिस्चार्ज हो जाता है काफी तेजी से। तो जो हमें ग्राफ में मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा। सो यहां पर ये कैपेसिटर जो है ये कुछ इस तरह से ये डिस्चार्ज हो जाता है। और इसके बाद जब यहां पर चार्ज 0 हो जाता है, उसके बाद होता यह है कि फिर से यहां से ये जो है चार्ज होना शुरू हो जाता है। यहां से तो ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये तो बंद हो गया, ये तो बंद हो गया क्योंकि कैपेसिटर जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब ये कैपेसिटर जो है ये फिर से चार्ज होगा। तो यहां से जो है ये R1 के थ्रू यहां से चार्ज होता है। तो इस साइड एक बार फिर से पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है इस साइड भी। तो फिर यहां पर जो है हमें आउटपुट जो वोल्टेज मिलता है वो कुछ यहां पर फिर से ऐसा ही मिलता है। सो आउटपुट वोल्टेज हमें फिर से कुछ इस तरह से मिलता है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और फिर ये पीक पॉइंट तक पहुंचता है। फिर से यहां पर जो है यहां से ये करंट का फ्लो होता है और कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू जो है ये रिपीट होता रहेगा। तो यहां पर ये जो है ये कुछ इस तरह से ये डिस्चार्ज होता है और फिर उसके बाद ये फिर से यहां पर ये चार्ज होता है। सो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर इस समय देखें, इस समय ये जो यूजेटी है ये ऑफ स्टेट में होगा। यहां पर इस समय क्या था, यूजेटी जो था ये ऑफ स्टेट में था, ऑफ स्टेट, ये कंडक्ट नहीं कर रहा था। और इसी समय ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो रहा था। सो इसी समय कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। जबकि वहीं पर अगर आप देखें इस समय, यहां पर इस समय देखें तो ये जो यूजेटी है ये ऑन स्टेट में था। यूजेटी जो है इस समय ऑन स्टेट में था और इस समय ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो रहा था। सो कैपेसिटर जो है ये इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहां पर ये जो हमें वेव मिलता है इसी को हम कहते हैं ये है सॉटूथ वेव। और इसी का हमें टाइम पीरियड और यहां पर फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो हम सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड है उसे पता करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम होगा इसे हम कहेंगे कि टाइम पीरियड है। तो हमें इसी टाइम पीरियड को पता करना है। तो अब यहां से हमें इस टाइम पीरियड को पता करना है। जब हम टाइम पीरियड पता कर लेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी को भी पता कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड है इसे पता करेंगे। तो यहां पर ये जो कैपेसिटर है जो कि इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू चार्ज हो रहा है, जो कि एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है, इस पर जो चार्ज बढ़ता है इस कैपेसिटर पर वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो उसी हिसाब से ये जो वोल्टेज VC है यह भी बढ़ता है। तो फिर ये जो VC है ये किसके बराबर होगा, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये वोल्टेज VC होगा वो कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो VC होता है जो कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, सो ये बराबर होता है यहां पर ये जो वोल्टेज है VBB, सो ये हो गया VBB और फिर यहां पर ब्रैकेट में 1 - e टू द पावर -t/RC। देखें ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये कहां से आया है, इसे किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो मैंने एक वीडियो में इस पर डिटेल्स में चर्चा किया है कि एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस R1 के थ्रू किस तरह से चार्ज होता है। तो उसी वीडियो में आपको ये इक्वेशन मिलेगा कि किस तरह से डिराइव किया जाता है, जो कि BSc वालों के लिए है। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, हो सके तो आप वहां से क्लिक करके देख लें। तो मैं इस वीडियो में इसे फिर से डिराइव नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें ये जो टाइम पीरियड है इसे पता करना है। तो अब ये जो कैपेसिटर है ये कब डिस्चार्ज होगा उसे हमें देखना है। तो ये जो है तब डिस्चार्ज होता है जब यह वोल्टेज VC इस यूजेटी के पीक पॉइंट वोल्टेज तक पहुंच जाता है। और एक यूजेटी का पीक पॉइंट वोल्टेज कितना होता है, अगर यहां पर देखें ये जो पीक पॉइंट वोल्टेज आपको दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है ईटा, जिसे कि इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहा जाता है। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर आपको यूजेटी वाला वीडियो देखना होगा। तो फिर यहां पर ये होता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा। फिर यहां पर हम लिखेंगे ये वोल्टेज VBB, सो ये हो गया VBB प्लस यहां पर आप ये पाएंगे कि एक एमीटर डायोड होता है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है जो कि होता है VT, सो यहां पर ये हो गया VT। तो अगर
कैपेसिटर चार्ज होते हुए ये जो वोल्टेज है ये अगर यहां पर इसके बराबर हो जाए, जो कि पीक पॉइंट वोल्टेज के बराबर है, अगर इसके बराबर हो जाए तो फिर ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय ये जो यूजेटी है ये ऑन स्टेट में आ जाता है। लेकिन ये जो आपको वोल्टेज दिख रहा है वीटी ये बहुत छोटा है, तो इसलिए हम यहां से इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो अब ये पीक पॉइंट वोल्टेज किसके बराबर हो गया, अब कुछ इसके बराबर हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि ये जो वोल्टेज है वीसी अगर इसके बराबर हो गया तो फिर यूजेटी ऑन स्टेट में आ जाएगा और ये कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज होने लगेगा। तो यहां से हम ये कहेंगे, कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अकर्स। ये जो कैपेसिटर है ये कब डिस्चार्ज होता है, जब यहां पर ये जो Vc है ये Vc बराबर हो जाए यहां पर ये जो पीक पॉइंट वोल्टेज है ये कुछ इतना। तो यहां पर ये हो गया ईटा वी बी बी के। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपेसिटर है ये किस रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज हो रहा है, वो कुछ इसके थ्रू चार्ज हो रहा है, R1 के थ्रू। तो यहां पर ये R नहीं है, ये R1 है। तो अब जब ये Vc, ये वाला Vc जो कि यहां पर पीक पॉइंट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा कुछ इतना, तो उस समय जैसे ये पीक पॉइंट वोल्टेज के बराबर हो वैसे ही ये जो कैपेसिटर है ये यहां से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। क्यों डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीक पॉइंट वोल्टेज के पहुंचने के बाद ये जो यूजेटी है ये ऑन स्टेट में आ जाता है। तो यहां से करंट का फ्लो होना शुरू होता है और कैपेसिटर यहां से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में ये जो Vc है ये इसके बराबर है। तो हम यहां पर ये जो Vc है इसके जगह पर हम इसे रखेंगे। तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि यहां पर ये होगा ईटा वी बी बी, ये बराबर होगा यहां पर वी बी पी और फिर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई R1 सी के। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है वी बी बी ये इसे कैंसिल कर देगा। तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये जो ईटा है ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यहां पर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई R1 सी के। तो अब यहां से हम इसी को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर ये होगा e टू द पावर माइनस टी बाई R1 सी। ये बराबर हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम इसे इस साइड भेज रहे हैं और ईटा को हम इस साइड भेज रहे हैं। तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस ईटा के। तो अब अगर हम दोनों ही साइड में लॉग लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई R1 सी टू द बेस e इक्वल टू यहां पर ये होगा लॉग ऑफ, इस साइड भी लॉग होगा, तो लॉग ऑफ 1 माइनस ईटा टू द बेस ई के। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसे हम यहां पर कर देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो यहां से हम कहेंगे कि ये होगा माइनस टी बाई आर सी, फिर यहां पर होगा लॉग ऑफ ई टू द बेस ई। तो ये जो है आपको दिख रहा है ये log ऑफ e टू द बेस e ये किसके बराबर होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम अगर लिखेंगे 1 तो फिर 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही मिलेगा। तो फिर यहां से ये बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, यहां से ये बराबर हो गया ये कुछ इसके। तो यहां पर हो गया log ऑफ माइनस ईटा और फिर यहां पर होगा बेस e। तो अगर आप दोनों साइड में जो है माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहां पर ये जो t है इसके वैल्यू को पता करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो t है ये बराबर हो जाएगा R1C। यहां पर ये ध्यान रखें कि ये R1 है, सो यहां पर R1C ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यहां पर होगा log ऑफ 1 माइनस ईटा और फिर यहां पर होगा टू द बेस ई के। तो यहां पर ये हो गया टाइम पीरियड। सो यहां पर ये है टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन।
ये जो आपको टी दिख रहा है, ये टी, ये क्या है, ये है टाइम पीरियड, ये ध्यान रखें। सो यहाँ पर ये जो टी है, ये है टाइम पीरियड। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी को भी पता कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये बराबर होता है 1/, ये जो टाइम पीरियड होता है इसके। तो हम यहां पर ये जो टाइम पीरियड है ये किसके बराबर है, ये जो है यहां पर कुछ इसके बराबर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहां पर ये जो टी है जो कि सेकंड में है, सो यहां पर हम लिख देंगे टी, यहां पर सेकंड में है ये, और फिर यहां पर इसका जो यूनिट होगा ये होगा हर्ट्ज। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हो गया फ्रीक्वेंसी। यहां ध्यान रखें कि ये जो टाइम पीरियड है ये जो है ये कुछ इसके ही बराबर है, फिलहाल मैंने लिखा नहीं है। तो इस तरह से ये भी होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर ही होता है 1 टाइम पीरियड के। तो उसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।